ओके। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ उमेश कुमार सिंह। सी लैंग्वेज की वीडियो लेक्चर सीरीज का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ सी लैंग्वेज की बात करेंगे, और जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कंपाइलेशन ऑफ सी प्रोग्राम इन द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम किस तरह से कंपाइल करता है। उसके बाद सेक्शंस ऑफ सी प्रोग्राम के डिफरेंट सेक्शंस। हम एक सी प्रोग्राम को कितने सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, और कौन सा हमारा ऑप्शनल सेक्शन होता है और कौन सा हमारा कंपल्सरी सेक्शन होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे टोकन्स इन द सी प्रोग्राम। टोकन्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक। कुछ टोकन्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और कुछ टोकन्स जो होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला कंपाइलेशन ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो कंपाइलेशन ऑफ अ सी प्रोग्राम, जब हम सी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जनरली हम या तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है सी लैंग्वेज का, जैसे हम लोग टर्बो सी का यूज कर रहे हैं, या फिर हम बॉरलैंड का यूज कर रहे हैं, बॉरलैंड सी प्लस प्लस का यूज कर रहे हैं, या फिर हम विजुअल स्टूडियो कोड पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने टर्बो के ऊपर किस तरह से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं वो बताया था। उसमें मैंने कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि किस तरह से हम उसको हेल्प को देख सकते हैं और किस तरह से हम एक प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यदि हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और कमांड लाइन आर्गुमेंट अगर हमें पास करना है, तो हमारे पास कमांड्स होती हैं उसकी, जैसे जीसीसी। तो हम अगर हमारा जीसीसी कंपाइलर इंस्टॉल है तो हम सीधे सीधे जीसीसी कमांड का यूज करेंगे, और अगर हमारा टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल है तो हम टीसीसी कमांड का यूज करेंगे, और अगर हमारा जो बॉरलैंड सी प्लस प्लस इंस्टॉल है तो हम बीसीसी कमांड का यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन के साथ, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन के साथ, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन के साथ। उसके बाद हम जब ये एक्सटेंशन ये इस तरह से कंपाइल कर लेंगे प्रोग्राम, तो इसकी कंपाइलेशन के बाद जो exe फाइल बनेगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम सीधा सीधा फाइल का नाम लिखेंगे। उस पर्टिकुलर रूट डायरेक्टरी में हम सीधा सीधा फाइल का नाम लिखेंगे और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट इसमें पास करना है मेन फंक्शन के अंदर, तो आप इसी के आगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब हम एग्जीक्यूटेबल यहाँ पे फाइल नेम लिखेंगे, उसके बाद जो है उस जितने भी कमांड्स देंगे वो कमांड लाइन आर्गुमेंट आपके मेन फंक्शन के अंदर पास हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का कमांड प्रॉम्प्ट पे कंपाइलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आपका डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सी। तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सी के अंदर हम लोग जो है सी के डिफरेंट सेक्शंस की बात करेंगे। जैसे एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम कितने सारे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सेक्शन होगा सेक्शंस ऑफ सी, सेक्शंस ऑफ सी प्रोग्राम, सेक्शंस ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को जनरली जब हम लिखते हैं तो वो उसकी ग्रामर के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ता है। तो उसमें हम कितने सारे सेक्शंस में एक सी प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट जो आता है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन या डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कमेंट पास करते हैं या कमेंट लिखते हैं, जो कि सिंगल लाइन कमेंट होंगे या फिर मल्टी लाइन कमेंट होंगे, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट होंगे। अब सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे हम लोग लिखते हैं, तो अगर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करके यदि कोई कमेंट लिखते हैं तो इट इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट है। और अगर हम फॉरवर्ड स्लैश और आस्टरिस्क का साइन लिख के और फॉरवर्ड स्लैश आस्टरिस्क साइन से खत्म करते हैं तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है। जनरली कमेंट सेक्शन जो होता है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम किस तरह का है, क्या कर रहा है, उसके लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए कई बार हम कमेंट सेक्शन का यूज करते हैं, और प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट सेक्शन का यूज करते हैं। साथ ही में हम लोग एक एग्जांपल देखते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है हेडर फाइल सेक्शन। नेक्स्ट आपका है हेडर फाइल सेक्शन, हेडर फाइल सेक्शन, हेडर फाइल सेक्शन। इस हेडर फाइल सेक्शन के अंदर हम लोग वो सारी फाइलें इंक्लूड करते हैं जिनके फंक्शंस के रिक्वायरमेंट हमें प्रोग्राम के अंदर होती है। जैसे हमें प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे,
stdio.h यूज करेंगे। यदि हमें क्लियर स्क्रीन CLR SCR यूज करना है, डिफरेंट फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड आपको फंक्शंस यूज करने हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस यूज करने हैं, तो उसमें आप कंसोल कोनियो को यूज करेंगे, कंसोल इनपुट आउटपुट को यूज करेंगे, या फिर आपको dos.h यूज करना है, या फिर मैथ के डिफरेंट फंक्शंस यूज करने हैं, डिले फंक्शन यूज करना है, तो वो अलग अलग हेडर फाइल्स के अंदर मेंशन होते हैं, तो वो हेडर फाइल्स आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो चलिए एक छोटे से प्रोग्राम को साथ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो सबसे पहला हमारा जो था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, तो मल्टीलाइन कमेंट हम यहाँ पे दे देते हैं प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द डिफरेंट, program to explain the different types of comments, different types of comments। और साथ में हम लोग जो है जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके साथ ही आगे सिंगल लाइन कमेंट भी देते चलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन था हेडर फाइल सेक्शन था, तो सपोज हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, तो हम इसको आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश करके लिख सकते हैं हेडर फाइल, इस तरह से हेडर फाइल लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं हैश इंक्लूड conio.h हम लिख रहे हैं, तो ये एंगल ब्रैकेट्स में लिखना है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी अगेन हेडर फाइल है, ये भी आपकी हेडर फाइल है। तो इस तरह से आप कमेंट लिख सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं और सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड स्लैश आस्टेरिस्क साइन से शुरू होगा और आस्टेरिस्क साइन और फॉरवर्ड स्लैश पे खत्म होगा, और डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ अगर आप कोई भी कमेंट दे रहे हैं तो वो आपका हेडर फाइल, वो सिंगल लाइन कमेंट होगा। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन आता है वो आता है सी सेक्शन हमारा जो होता है वो मैक्रो डेफिनेशंस का होता है, मैक्रो डेफिनेशंस। अब देखिए मैक्रो डेफिनेशन के अंदर ये होता है कि अगर हमें कोई मैक्रो डिफाइन करना है, मैक्रो मतलब कुछ हम सिंबॉलिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, कि मैक्रो को हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। सपोज हमें एक प्रोग्राम के अंदर किसी कांस्टेंट को यूज करना है और उसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं विद द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन n100। सपोज हमने हैश डिफाइन n100 कर दिया, अब प्रोग्राम के अंदर जो भी n सिंबल आएगा उसे n सिंबल को वो 100 से रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैक्रो सेक्शन, मैक्रो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कंडीशनल मैक्रो होते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, अनकंडीशनल मैक्रोस होते हैं, अलग अलग तरह के मैक्रोस होते हैं, जो कि हम मैक्रो का जब चैप्टर करेंगे तो हम उसको उसमें डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट सेक्शन होता है वो आपका मैक्रो का सेक्शन होता है, और ये मैक्रो का जो सेक्शन होता है ये आपका ऑप्शनल सेक्शन होता है, ऑप्शनल सेक्शन होता है। और इसी तरीके से कमेंट भी आपका ऑप्शनल सेक्शन होता है कि आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन हेडर फाइल सेक्शन जो होता है वो आपका कंपलसरी सेक्शन होता है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस आप यूज करने जा रहे हो उसकी रिलेटेड हेडर फाइल, जिस हेडर फाइल के अंदर उन्हें डिफाइन किया गया उस हेडर फाइल को आपको इंक्लूड कराना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, CD। बी के अंदर आएगा आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब ये देखिए ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है कि अब जो वेरिएबल्स आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो कॉन्स्टेंट्स आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स आप सिंपल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम तो एक्सेस होंगे जब, और प्रोग्राम के अंदर जो आप डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे वहां पे भी वो एक्सेसिबल होंगे। ग्लोबल मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो हम जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उन सभी ब्लॉक्स के अंदर आपके प्रोग्राम के अंदर वो एक्सेसिबल हो। तो इस तरह का जो होगा, सपोज हमने यहाँ पे इंट x डिक्लेयर कर दिया, इंट x इक्वल टू 100 कर दिया, हमने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर दिया, इंट x इक्वल टू 100 कर दिया, तो ये क्या है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये वेरिएबल आपका कहीं पे भी एक्सेसिबल हो सकता है। प्रोग्राम के मेन फंक्शन के अलावा जितने भी सब मॉड्यूल, सब फंक्शंस हम लोग प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, वो सारे फंक्शंस के अंदर वो ये वेरिएबल आपका एक्सेसिबल होगा। जनरली वेरिएबल आपके दो तरह के होते हैं, लोकल होता है, ग्लोबल होता है। लोकल उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल होता है वो कहीं पे भी एक्सेसिबल होता है। अब ये ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन के बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो मेन फंक्शन का सेक्शन होगा। मेन फंक्शन होगा। तो मेन फंक्शन एक्चुअली में है क्या,
उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे void मेन करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे int मेन करते हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वैल्यू रिटर्न करानी होती है तो वो वैल्यू अगर आप रिटर्न कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आप int मेन कर दीजिए या कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करके मेन कर दीजिए, मेन फंक्शन कर दीजिए, और बदले में आपको वही डेटा टाइप की वैल्यू आपको रिटर्न करानी पड़ेगी। सपोज आपने यहाँ पे int मेन लिखा है, int मेन लिखा है तो आपका प्रोग्राम जब मेन फंक्शन खत्म होगा तो आपको एक वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी, बिकॉज द फंक्शन ऑफ अ मेन फंक्शन, द वर्किंग ऑफ अ मेन फंक्शन इज टू पास द प्रोग्राम फ्रॉम आउटर एंड एंडेड स्टार्टिंग एंड एंडिंग डिलीमीटर के बीच के जो कोड होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपाइलर की हेल्प से पास करता है, जो और बदले में उसे वैल्यू रिटर्न चाहिए, रिटर्न एक वैल्यू डिमांड करता है अगर इन केस अगर आपने यहाँ पे इंट लिखा है। लेकिन अगर आपने void यहाँ पे लिखा है तो फिर वो आपसे वैल्यू डिमांड नहीं करेगा और आप जो है प्रोग्राम का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू। तो यहाँ पे मेन फंक्शन सेक्शन हो गया, आपने मेन फंक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट आपका जो आता है सेक्शन आता है वो आपका मेन फंक्शन के बाद आता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो अब आप यहाँ पे करेंगे लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि अब मेन फंक्शन के अंदर यदि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इंट y आप डिक्लेयर कर रहे हो, y इक्वल टू 100 कर रहे हो, तो ये आपका लोकल वेरिएबल हो गया। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल यहाँ पे इसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे, क्यों? क्योंकि आपका ये स्टार्टिंग डिलीमीटर है, दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग डिलीमीटर, दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग डिलीमीटर, और ये जो एंडिंग डिलीमीटर है, एंडिंग डिलीमीटर, एंडिंग डिलीमीटर, एंडिंग डिलीमीटर, स्टार्टिंग और एंडिंग डिलीमीटर के बीच में ही ये आपका y एक्सेसिबल होगा, जबकि जो x है वो आपका इसमें भी एक्सेसिबल होगा। या इसके अलावा अगर हम कोई फंक्शन डिजाइन करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, तो उस फंक्शन के अंदर भी सपोज हमने यहाँ पे void शो नाम का कोई फंक्शन बनाया है और इस शो फंक्शन का ये कोड है और इसे हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप इसका डिक्लेयर किया है। इन केस अगर हम यहाँ पे कहें void शो और नहीं, अगर हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है मेन फंक्शन के ऊपर, मतलब ग्लोबल सेक्शन के अंदर हमने ग्लोबल फंक्शन बनाया है और ये ग्लोबल डेटा टाइप जो है ये आपका यहाँ पे भी एक्सेसिबल होगा और आपका ग्लोबल डेटा टाइप यहाँ पे भी एक्सेसिबल होगा, इक्वली वो यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर आप इस लोकल वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये वेरिएबल यहाँ पे अनएक्सेसिबल होगा, क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया। तो इस तरह से आप लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन आपका ये है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सेक्शन आता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद आपका एनी फंक्शन कॉलिंग। यदि आपने कोई भी फंक्शन बनाया है, शो फंक्शन बनाया है, तो आप शो फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हो, प्रोसेसिंग कर सकते हो, शो फंक्शन को कॉल कर सकते हो, कितनी बार भी कॉल कर सकते हो किसी भी फंक्शन को। तो नेक्स्ट आपका जो होगा वो फंक्शन कॉलिंग सेक्शन होगा, फंक्शन कॉल इन मेन फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग कर सकते हैं आप। फंक्शन कॉलिंग करने के बाद आप जो है इन वेरिएबल्स जो भी डिक्लेयर किए गए हैं इनका इनिशियलाइजेशन करेंगे और प्रोसेसिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इनिशियलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग आप इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, ये प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो आपका ये सेक्शन में आएगा आपका सब फंक्शंस डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। ये इस तरह से हम किसी भी प्रोग्राम के एक बड़े प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए सी का जो प्रोग्राम होता है वो उसके अकॉर्डिंग टू ग्रामर लिखा जाता है और ये लिखने का एक पैटर्न है, ये तरीका है, आप जिसे फॉलो करते हुए लिखेंगे। इसमें कुछ तरीका जो है, कुछ सेक्शंस जो है वो ऑप्शनल है और कुछ सेक्शंस जो होते हैं वो आपके कंपलसरी होते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये आपका ऑप्शनल होता है। आप अगर डॉक्यूमेंटेशन देना चाहते हैं प्रोग्राम का तो दीजिए, अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका आता है हेडर फाइल सेक्शन। ये आपका सेक्शन जो होता है ये कंपलसरी सेक्शन होता है, इसको हमें लिखना जरूरी होता है। इसलिए क्योंकि हम रिलेटेड फंक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हेडर फाइल सेक्शन लिखेंगे। मैक्रो डेफिनेशन आपका ये ऑप्शनल होता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, ये भी आपका ऑप्शनल होता है। अगर आपके प्रोग्राम की नीड है तो आप ये इनको मेंशन करिए,
इनको अदरवाइज आप कोई जरूरत नहीं है इनको मेंशन करने की। उसके बाद आपका मेन फंक्शन है, इट इज ए कंपल्सरी सेक्शन। ये आपका मेन फंक्शन जो लिखा जाएगा वो कंपल्सरी लिखा जाएगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से ही शुरू होता है। एग्जीक्यूशन पॉइंट आपका मेन फंक्शन ही है। और मेन फंक्शन के बाद जो है आपके लोकल वेरिएबल्स, ये भी आपका ऑप्शनल होता है। अगर आपको आपको स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोग्राम्स बनाने हैं तो आपको जरूरत नहीं है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की, आप सीधा सीधा प्रिंटफ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटफ का यूज करते हुए आप स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शनल होगा लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट आपका जो होगा फंक्शन कॉल। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है तब तो ये कंपल्सरी होगा, क्योंकि अगर आपने फंक्शन कोई भी यहाँ पे डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम नीड, आपके प्रोग्राम के नीड के हिसाब से आपने फंक्शन बनाया, तो आप उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। कॉल करना कंपल्सरी होगा। यदि मेन फंक्शन के अंदर आप कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तभी वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है इनिशियलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग। ये भी आपका ऑप्शनल होता है। यदि आपकी नीड है प्रोग्राम की किसी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की और उसे यूज करने की, तो आप अपने डेटा टाइप को डिक्लेयर करिए और उसे यूज करिए। नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है इनिशियलाइजेशन फंक्शन डेफिनेशन। यदि आपने फंक्शन बनाया है तो आप फंक्शन को आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो देखिए एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर कितने सारे फंक्शंस होते हैं, हमने एग्जांपल के साथ देखा इसी प्रोग्राम के अंदर कितने सारे फंक्शंस होते हैं। हमें प्रोग्रामिंग उसी के इन्हीं सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हमारा टोकन्स आता है। तो इसे हटा देते हैं और टोकन्स पे आते हैं। टोकन्स क्या होते हैं? व्हाट आर टोकन्स? टोकन्स आर बेसिकली दोस द स्मॉलेस्ट प्रोग्रामिंग यूनिट। आप अपने प्रोग्रामिंग कोड जो लिखते हैं उस कोड के अंदर जो छोटे से छोटा यूनिट होता है, जो एग्जीक्यूटेबल यूनिट होता है, उसे हम टोकन कहते हैं। और आपका प्रोग्राम जो होता है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन इन्हीं टोकन्स में ब्रेकअप होके प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है। तो हम ये कह सकते हैं एक टोकन्स को जनरली टोकन, व्हाट आर टोकन्स? टोकन्स आर स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट, स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट जो होती है उसे हम टोकन कहेंगे। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स हमारे प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है कैरेक्टर सेट्स ऑफ सी लैंग्वेज का डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स इन सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स हैं। अब ये जो कैरेक्टर सेट्स हैं हम इसमें आप जो है अपर केस कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, अपर केस कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, अपर केस कैरेक्टर और लोअर केस कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, लोअर केस कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, या नंबर्स के अलावा हम जो है वो ग्राफिक कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। ग्राफिक कैरेक्टर्स जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उन्हें हम ग्राफिक कैरेक्टर्स कहेंगे। और ग्राफिक कैरेक्टर्स के अलावा हम जो यूज करेंगे वो वाइट स्पेसेस होंगे और वाइट स्पेसेस सीक्वेंसेस यूज कर सकते हैं। या फिर हमारे जो है अदर कैरेक्टर्स होंगे, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। देखिए अपर केस के अंदर हमें पता है कि हम एबीसीडी जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एक्सेट्रा यूज करते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अपर केस और लोअर केस और प्रॉपर केस और कैमल केस, ये सारे केसेस सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट होते हैं। तो हमें यूज करना है अपर केस। इन केस हम लोअर केस भी यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी, और नंबर्स यूज कर सकते हैं 1 2 3 4 अप टू 0। और ग्राफिक कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं जिसमें आपके डिफरेंट सिंबल्स हैं, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है, या फिर और भी सिंबल्स हैं। वाइड स्पेसेस सीक्वेंस यूज कर सकते हैं जिसमें आपका बैकस्लैश एन आता है, बैकस्लैश ई आता है, ये आते हैं। और उसके बाद अदर कैरेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आपमें नल कैरेक्टर आता है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बैकस्लैश एंड जीरो इज इक्वल टू नल कैरेक्टर होता है। और अलर्ट बेल है, जैसे आपका बैकस्लैश ए
जो कि एक वाइड स्पेस सीक्वेंस है, जिसे हम अदर कैरेक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। बैकस्लैश द कॉम्बिनेशन ऑफ बैकस्लैश एंड ए, ये अलर्ट बेल का होता है, जो कि आपके माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के स्पीकर को यूज करके वो अलर्ट बेल अपनी बीप की आवाज देता है। तो अलर्ट बेल, तो ये जो आपके हैं ये डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर हम यूज करते हैं। इसके बाद ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ग्राफिक कैरेक्टर वाइड स्पेस से लोअर केस अपर केस एस्केप सीक्वेंसेस। देखिए एस्केप सीक्वेंसेस इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, जिसमें हमारा बैकस्लैश बी आता है। आपका बैकस्लैश बी जो होता है वो बैक स्पेस के लिए होता है। बैक स्पेस के लिए होता है। यदि आपने कोई प्रोग्राम की कोई भी लाइन लिखी और आपने बैकस्लैश बी यूज किया है तो उसके लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है बैकस्लैश ए, जो कि अदर कैरेक्टर्स में आता है। बैकस्लैश ए, इसका मीनिंग होता है आपका अलर्ट बेल। अलर्ट बेल आपका बीप की आवाज क्रिएट होगी। और जैसे बैकस्लैश ओ है, बैकस्लैश जीरो, दिस इज द कॉल्ड द नल कैरेक्टर, जिसे हम कहते हैं नल कैरेक्टर होता है ये। नल कैरेक्टर बैकस्लैश ए। बैकस्लैश एन जो है, बैकस्लैश एन ये न्यू लाइन ऑपरेटर है, न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस है। और इसके बाद है आपका और भी बहुत सारे हैं, जैसे फॉर्म फीड है, कैरियर्स रिटर्न है, ये सब चीजें जो है आपके वाइड स्पेस सीक्वेंस में आती हैं। हम जब प्रिंटफ के अंदर ये चीजें यूज करते हैं, सपोज हमने प्रिंटफ किया और हमने लिखा बैकस्लैश एन, तो इसका मतलब होता है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन में करंट में जो कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है वो आपका नेक्स्ट लाइन में अब चला जाएगा। और यहाँ पे अगर आप हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हेलो आईटी के वीक्स लिखते हैं, तो आपका ये यहीं पे प्रिंट करेगा, हेलो आईटी के वीक्स, यहाँ पे आपका प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर आपका प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से और भी वाइड स्पेस सीक्वेंस होते हैं जिसका अपना मीनिंग है। जैसे आपका बैकस्लैश बी आप यूज कर रहे हो, तो अगर आपने यहाँ पे बैकस्लैश बी यूज कर दिया, यहाँ पे आपने बैकस्लैश बी यूज कर दिया और उसके बाद डबल कोट्स में क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वीक्स है एस ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अलर्ट बेल है, अगर आपने पहले बैकस्लैश ए यूज किया, जितनी बार आप बैकस्लैश ए यूज करेंगे उतनी बार आपको बीप की आवाज कुछ सेकंड्स तक सुनाई देगी। उसकी अपनी पर्टिकुलर लिमिट है 3 या 4 सेकंड के लिए आपकी वो बीप की आवाज, आपको साउंड जो होती है बीप की साउंड वो सुनाई देती है। नेक्स्ट है आपका नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर बेसिकली किसी भी अल्फाबेट या किसी भी कैरेक्टर एरे को डिफाइन करने के लिए होता है। उसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन आपको करनी है तो आप नल वैल्यू इसके अंदर असाइन कर सकते हैं, नल कैरेक्टर आपको असाइन कर सकते हैं। कोई भी एरे जो होता है वो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है। तो ये आपके डिफरेंट वाइड स्पेस सीक्वेंस हो गए। नेक्स्ट आपका जो आता है बी वाइड स्पेस सीक्वेंस, कैरेक्टर सेट्स वाइड स्पेस सीक्वेंस हो गए। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलिमिटर्स इन द सी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलिमिटर्स इन सी। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलिमिटर्स इन सी में आपका जो आएगा वो सबसे पहला आएगा कॉलम। प्रोग्राम के अंदर आप कॉलम कई जगह यूज करते हैं, जैसे स्विच केस के अंदर आप कॉलम यूज करते हैं, और भी जगह है जहाँ पे कॉलम आप यूज करते हैं। कॉलम है, सेमी कॉलम इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है आपका स्मॉल ब्रैकेट्स हैं फंक्शन को स्टार्ट और क्लोज करने के लिए, आपका डिलीमीटर स्टार्ट और डिलीमीटर क्लोज करने के लिए, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट है किसी भी एरे को आपको डिफाइन करने के लिए, या इसके अलावा आप हैश सिंबल यूज करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, जैसे हम पाउंड साइन भी कहते हैं। तो ये सारे साइन हम यहाँ आप इसके अंदर डिलीमीटर्स इन द सी के अंदर स्टडी करते हैं। तो सबके अपने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज होते हैं। इसके साथ ही हम लोग एक प्रोग्राम का एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स का आपके प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज रिजर्व वर्ड्स इन द सी। रिजर्व वर्ड्स इन द सी, अगला जो टोकन आता है आपका वो है रिजर्व वर्ड्स इन द सी। रिजर्व वर्ड्स, जिसे हम रिजर्व वर्ड्स को हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। जो हमारा सी पार्ट है वो आपका रिजर्व वर्ड्स इन द सी है। रिजर्व
words in the C. These are words in C. These are also called keywords. Keywords वो words होते हैं जो आपके कंपाइलर में पहले से मेंशन होते हैं, जिसकी अपनी कुछ मीनिंग होती है और उसकी अपनी एक ग्रामर होती है। उस ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको उसे यूज करना पड़ता है। जैसे आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप क्या यूज करते हैं? सपोज इंटीजर टाइप का वेरिएबल तो आप int यूज करते हैं, int यूज करते हैं। सपोज आपको फ्लोट टाइप का रियल वैल्यू का डिक्लेयर करना है तो आप फ्लोट यूज करेंगे। सपोज आपको कैरेक्टर यूज करना है, आपको एक कैरेक्टर डिक्लेयर करना है तो आप कैर करेंगे। सपोज आपको लॉन्ग इंट करना है तो आप लॉन्ग, ये आपका एक कीवर्ड हो गया। तो ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपका कंपाइलर अपने लिए कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रखता है, जिसको उसी के हिसाब से यूज करना होता है। सी लैंग्वेज के अंदर ऑलमोस्ट 32 और आरसी में लगभग 40 से अबाव कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जिन कीवर्ड्स की हेल्प से आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिफायर्स। अगला जो टोकन है आपका वो आइडेंटिफायर्स होता है। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स देखिए, आइडेंटिफायर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी वेरिएबल को आपको, जब किसी भी फंक्शन को आपको बनाना है तो आपको उसको नाम देना पड़ेगा। सपोज आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपने सिंपली क्या लिखा? इंट ए लिख दिया। सपोज आपने इंट ए लिख दिया। नाउ दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल। हम इसे ये कह सकते हैं कि ये एक आइडेंटिफायर है, एक आइडेंटिफायर है जो कि पर्टिकुलर इंटीजर टाइप की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। इसी तरीके से यदि हम फ्लोट बी डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट बी डिक्लेयर करते हैं, तो हम ये बी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने, बी नाम का, जो उस पर्टिकुलर वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, और उसके लिए एक पर्टिकुलर ब्लॉक असाइन हो जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा, उस ब्लॉक का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। ठीक है, तो हम आइडेंटिफायर बेसिकली किसी भी फंक्शन का नाम, किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी भी कांस्टेंट का नाम, किसी का भी जो नाम होता है वो हम सिंपली आइडेंटिफायर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आइडेंटिफायर्स बेसिकली जो होते हैं नाम रखने के लिए कुछ हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को हम देखेंगे। सबसे पहला रूल जो होता है वो कि मस्ट स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट। हमेशा एक वेरिएबल का नाम जो है, वो आइडेंटिफायर जो है, वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए आपका अल्फाबेट से। अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, और देन may be followed by any number। किसी भी नंबर से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा int x1, तो आप इस तरह से इसके बीच में स्पेस नहीं देना है, आपको int x1 देना है। नेक्स्ट आपका आता है नो स्पेसेस अलाउड इन इट। नो स्पेसेस अलाउड इन इट। इसके अंदर कोई स्पेस अलाउ नहीं होता। इसके अंदर इसके नो स्पेशल सिंबल्स अलाउड इन इट, नो स्पेशल सिंबल्स अलाउड इन इट, नो स्पेशल सिंबल्स अलाउड इन इट। नेक्स्ट आपका आता है आपका only underscore we can use underscore। only underscore is allowed in it। आप इसके अंदर केवल अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं और इसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं int x_1, तो ये आपका वेरिएबल करेक्ट होगा, वेरिएबल नेम करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से डिक्लेयर कर दिया int x_1, नाउ दिस वन इज नॉट ए वेरिएबल, दिस वन इज ए वेरिएबल, दिस वन इज ए वेरिएबल, तो ये आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड इन इट। और एक प्रैक्टिस हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि सिस्टम कंपाइलर अपने बहुत सारे वेरिएबल को डबल अंडरस्कोर या अंडरस्कोर से स्टार्ट करता है, तो हमें किसी भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं करना। और ये ध्यान रखना है कि किसी भी वेरिएबल का नाम जो होता है, मतलब कोई भी आइडेंटिफायर जो है, वो 8 अल्फाबेट से ज्यादा का ना हो, 8 अल्फाबेट से कम ही का हो, क्योंकि छोटा वेरिएबल होगा तो आपको बार बार उस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा, बार बार आप उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो आता है इसी के अंदर आइडेंटिफायर्स के अंदर आपका डेटा टाइप्स आता है। नाउ डेटा टाइप्स, सी लैंग्वेज एक वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स को अलाउ करता है। सी लैंग्वेज जो है, चलिए इसको हम इससे देखेंगे।
सी लैंग्वेज जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर अलाउ होते हैं। अब वो देखिए कितने तरह के डेटा टाइप्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। अब देखिए सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डेटा होता है वो आपका फंडामेंटल डेटा टाइप होता है। फंडामेंटल डेटा टाइप, फंडामेंटल डेटा टाइप। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल डेटा टाइप में आपके दो तरह के डेटा टाइप आते हैं, न्यूमेरिक और कैरेक्टर बेस्ड। न्यूमेरिक और कैरेक्टर बेस्ड। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है आपका, ये आपका इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, इंटीग्रल वैल्यूज होंगे या फिर फ्लोटिंग पॉइंट होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट होंगे। और कैरेक्टर जो होंगे आपके या तो सिंगल कैरेक्टर होगा, कैर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग होगा, सिंगल कैरेक्टर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा। इंटीग्रल आपका जो है वो आपका अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे आपका शॉर्ट है, शॉर्ट है, इंट है या फिर लॉन्ग इंट है, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट आपका जो होगा वो दो तरीके से डिवाइड होगा, एक या तो फ्लोट होगा या फिर वो डबल होगा, डबल प्रिसीजन होगा। इस तरह से हम किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन आता है डेराइव्ड टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप्स जो होते हैं डेराइव्ड टाइप, डेराइव्ड टाइप ऑफ डेटा। डेराइव्ड टाइप ऑफ डेटा के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, हमारे पॉइंटर्स आते हैं, इसके अंदर फंक्शंस आते हैं और एरेज आते हैं, एरेज आते हैं। हम इन डेराइव टाइप ऑफ डेटा में पॉइंटर से स्टडी करते हैं, फंक्शन से स्टडी करते हैं और एरेज। और नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप आता है वो आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आपका आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, यूनियन, यूनियन एंड इनम्स, इनम्स, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स, वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स की लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। जनरली आपका कोई भी डेटा टाइप जो होता है वो दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ अ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ साइन, ये दो तरीके से आपका कोई भी डेटा टाइप जो होता है वो डिफाइन होता है, साइज के बेसिस पे और साइन के बेसिस पे। देखिए साइज के बेसिस पे हम दो वर्ड यूज करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं शॉर्ट और लॉन्ग, जबकि साइन के बेसिस पे हम यूज करते हैं साइन और अनसाइन। अब देखिए डिफरेंस क्या है साइन अनसाइन के अंदर। यदि हम साइन यूज करते हैं, सॉरी साइन बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी वेरिएबल यूज डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने इंट एक्स लिखा, तो ये जो इंट एक्स है ये आपका साइन है। मैंने इसमें जो इसकी जो रेंज होगी वो माइनस से शुरू होगी, नेगेटिव वैल्यू से शुरू होगी और प्लस के पॉजिटिव वैल्यू तक जाएगी। यदि हम इसमें अनसाइंड अनसाइंड यूज कर लेते हैं, यदि इससे पहले हम अनसाइंड यूज कर लें, ये कीवर्ड हम यूज कर लें, तो इसकी वैल्यू जो है अब ये जीरो से स्टार्ट होके जस्ट उसके आगे तक की पॉजिटिव वैल्यू तक होगी, इसकी ये रेंज होगी। मतलब कहने का ये है कि हर एक जो भी हम डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, इस हर एक डेटा टाइप की अपनी एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है, उसी के हिसाब से वो अपने डेटा को एक्सेप्ट करता है। जैसे आपका फंडामेंटल डेटा टाइप में सबसे पहला जो है शॉर्ट इंट है। शॉर्ट इंट जो है वो जनरली कई बुक्स के अंदर 2 बाइट्स का दिया हुआ है, जनरली पुरानी बुक्स के अंदर 1 बाइट का दिया हुआ है। तो ये जो 1 बाइट का शॉर्ट इंट है या फिर 2 बाइट्स का जो जहाँ पे दिया हुआ है, तो उसकी रेंज जो होती है वो होती है -1 to 8 to 1 to 7 to प्लस के 1 to 8, मतलब 127 से माइनस के 127 टू प्लस के 128, इसी तरीके की रेंज होती है। और अगर हम अनसाइंड यूज कर रहे हैं तो हम फ्रॉम 0 to 256 इसकी अपनी एक रेंज होती है। और इंटीजर के अंदर हम -327672 प्लस के 32768 तक की इसकी रेंज होती है। और यदि हम अनसाइंड इंट यूज करते हैं तो फिर उसमें 0 to 65,556 के करीब इसकी अपनी एक रेंज होती है। मतलब इतनी वैल्यू आप दे सकते हैं। यदि आप किसी प्रोग्राम के अंदर इन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं और आप इस पर्टिकुलर रेंज से अबाव वैल्यू देते हैं, तो आपका प्रोग्राम के अंदर गलत आउटपुट आएगा, या आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका आउटपुट गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने उसमें रेंज जो है उस प्रोग्राम की उसकी कैपेसिटी से बाहर
आपने डेटा दे दिया। मतलब कहने का ये है कि जितने भी डेटा टाइप्स हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, उन डेटा टाइप्स की अपनी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी मतलब साइज है उनका, उस साइज से ज्यादा, जिसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन मतलब मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू इन ए वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू आप परमिट करते हैं, वो वेरिएबल जो वो जो वैल्यू होती है उसे हम डोमेन कहते हैं। जैसे शॉर्ट इंट का डोमेन क्या है? शॉर्ट इंट बेसिकली अगर 1 बाइट का स्पेस कवर कर रहा है तो शॉर्ट इंट का डोमेन होगा फ्रॉम 0 to 256 इन केस अनसाइंड, और फ्रॉम -1 to 7 या -1 to 8 टू प्लस के 1 to 7 या प्लस के 1 to 8, ऐसा कुछ है। +1 प्लस -1 में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो प्लस, तो इस तरह से आपकी शॉर्ट इंट की रेंज होगी। इसी तरीके से अगर आप अनसाइंड इंट यूज करते हैं तो उसकी अपनी एक रेंज है। ये जो साइज है ये 1 बाइट का स्पेस कवर करता है। जनरली कुछ बुक्स में 1 बाइट दिया हुआ है, कुछ बुक्स में आपका 2 बाइट दिया हुआ है। अगर आप साइज प्रोग्राम के थ्रू साइज पता करेंगे तो ये 2 बाइट का साइज प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। जनरली इंट भी है वो 2 बाइट का स्पेस कवर करता है, तो ये 4 बाइट का स्पेस कवर करता है। और फ्लोट जो होता है ये 4 बाइट का स्पेस कवर करता है, और डबल जो है वो 8 बाइट का स्पेस कवर करता है। इसके अलावा एक लॉन्ग डबल डेटा टाइप होता है, वो 10 बाइट्स का स्पेस कवर करता है। एक सिंगल कैरेक्टर जो होता है ये 1 बाइट का स्पेस कवर करता है। 1 बाइट का स्पेस कवर करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग होता है, ये 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन एरेज होते हैं, कैरेक्टर के एरेज होते हैं। ये आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। इन फंडामेंटल डेटा टाइप्स से मिलके आपके डेराइव्ड टाइप डेटा बने हैं और यूजर डिफाइंड डेटा बने हैं। अब डेराइव्ड टाइप डेटा के अंदर पॉइंटर्स वो वेरिएबल है जो दूसरे लोकेशंस के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। फंक्शंस, जनरली फंक्शंस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होता है जो 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 कि है ना लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और एरेज क्या होते हैं? एरेज जो है होमोजीनियस टाइप ऑफ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ अ फंडामेंटल डेटा टाइप। जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं इनका एक सा कलेक्शन। जैसे अगर हम शॉर्ट शॉर्ट एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, शॉर्ट इंट का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर शॉर्ट इंट ही अलाउड होंगे। अगर हम इंट का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें इंटीजर वैल्यूज ही अलाउ होगी। अगर हम लॉन्ग इंट का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम इसमें लॉन्ग इंट ही वैल्यू अलाउ होगी। इस तरह से एरेज जो होते हैं वो होमोजीनियस डेटा के कलेक्शंस होते हैं। अच्छा, इधर यूजर डिफाइंड डेटा के अंदर इनम्स आर द कांस्टेंट्स, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, जबकि स्ट्रक्चर और यूनियन जो होते हैं these are the heterogeneous collection of a data type। अगर हम इन सारे डेटा टाइप्स का कलेक्शन कर रहे हैं तो उसे हम स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अ बुक, स्ट्रक्चर ऑफ अ एम्प्लॉय, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टूडेंट। तो ये जो है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हैं जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे थ्रू द वेरियस प्रैक्टिकल सेशंस। प्रैक्टिकल सेशंस के थ्रू हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके डेटा टाइप्स हो गए। डेटा टाइप्स के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका टोकन्स आता है। डेटा टाइप्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका टोकन्स का हो गया, सॉरी कांस्टेंट्स का हो गया। अब देखिए कांस्टेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम, एक बार आपने डिक्लेयर कर दी तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो चेंज नहीं होती। तो ऐसे वैल्यूज को हम कांस्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स कांस्टेंट्स वो वैल्यूज होती है जो एक बार प्रोग्राम के अंदर आपने डिक्लेयर कर दी। जैसे पाई की वैल्यू है वो एक नियतांक है, वो एक कांस्टेंट है। या फिर हम आप कुछ वैल्यूज डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे यूनिवर्सल जी है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी है, ये सब जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। तो जब ये कांस्टेंट वैल्यूज प्रोग्राम के अंदर यूज करी जाती हैं तो इनको डिक्लेयर किया जाता है इन द कांस्टेंट सेक्शन, ताकि इसके अंदर कोई अल्टरेशन ना हो, इसके अंदर कोई चेंज ना हो। कैलकुलेशंस में तो यूज हो लेकिन इसके अंदर कोई अपडेशन ना हो। तो ऐसी वैल्यूज को हम कांस्टेंट कहेंगे। कितने तरह के कांस्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? तो बेसिकली आपके कांस्टेंट्स जो हैं वो दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, सॉरी तीन होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं। दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। और तीसरा जो होता है वो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होते हैं वो आपके फर्दर डिवाइड होते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल और रियल के अंदर। देखिए इंटीग्रल और रियल के अंदर ये कांस्टेंट्स या तो इंटीग्रल होगा या फिर आपका फ्लोटिंग पॉइंट्स होगा या रियल होगा। फ्लोटिंग पॉइंट्स में आपका वही लॉन्ग और डबल टाइप का जो है
आपका कांस्टेंट होगा। और इंटीग्रल जो होगा ये आपके तीन तरह से कांस्टेंट्स आप डिक्लेयर करते हो। या तो आप डेसिमल फॉर्मेट में कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो, या फिर आप इसको डिक्लेयर करोगे कैसे, ऑक्टल के अंदर डिक्लेयर करोगे, और या फिर आप इसको हेक्साडेसिमल के अंदर डिक्लेयर करोगे। बट इंटरनल जो वर्किंग होगी वो डेसिमल फॉर्मेट में ही होगी। यदि आप किसी वैल्यू को आप ऑक्टल में डिक्लेयर करते हो तो इंटरनल वर्किंग उसकी आपकी डेसिमल फॉर्मेट में होगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट है जो भी हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए न्यूमेरिक कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, एक पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है तो हम उसे स्ट्रिंग कहेंगे। और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर कॉलेज का नाम है, जैसे CCSPG कॉलेज का नाम है, चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज कॉलेज का नाम है। या फिर मेरा जो आईटी की डैश गीक्स है, चैनल का नाम है आईटी के डैश गीक्स हाइफन गीक्स, तो वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसी तरीके से एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऐसे कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे जो कांस्टेंट्स होते हैं ये सिंपल कांस्टेंट, या तो आप सिंपली कोडिंग के अंदर सिंपल कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर कर दीजिए, या फिर आप उनके मैक्रो सिंबॉलिक कांस्टेंट से डिक्लेयर कर दीजिए। मतलब डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट कैसे संभव है, डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ कांस्टेंट आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो आप इसको सिंपल कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करिए, या फिर आप उसको सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाइए। और सिंबॉलिक कांस्टेंट के अंदर या तो आप उसे मैक्रो बनाइए, या फिर आप इनम्स के फॉर्मेट में उसे यूज करिए। तो इस तरह से आपके लिए हम लोग फर्दर देखेंगे कि आपके कांस्टेंट कितने तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। हम जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इनको अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करना, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि किस तरीके से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने तरह के कांस्टेंट्स होते हैं उनको कितने तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल टोकन्स कांस्टेंट्स तक हुआ। अब कांस्टेंट्स के बाद हम जो फर्दर टोकन करेंगे वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ये अभी तक ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फर्दर टोकन्स के बारे में बात करेंगे। और ठीक है, ओके, थैंक यू।